Good evening, sir. Yes, sir, I have made you host. Very good evening to all of you. अच्छा, हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे लास्ट टाइम? What we were doing actually? Yes, ma'am. सर हमने फर्स्ट पेज पढ़ लिया था। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबके मुझे वीडियो ऑन चाहिए। वीडियो ऑन कर दो। कम ऑन सब लोग वीडियो ऑन कर दो फटाफट। वेद, यक्ष, मानिक, बंसी, प्रज्वल, टिया, अच्छा ये सिर्फ नारायणपुरा बैच है ना, कि बाकी सारे स्टूडेंट्स भी हैं इसके अंदर? नहीं सर, मैं नहीं चांदखेड़ा सर। से। सर मैं भी घाटोड़िया से हूँ। ओके, चलो एनीवेज, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? हम लोग कुछ मेरे ख्याल से रीडिंग कर रहे थे, राइट? वो फूड क्रॉप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग चल रहा था। हाँ ओके, मतलब टाइप्स ऑफ फार्मिंग रीडिंग चल रहा था। हाँ इंटेंसिव से करना था। ओके, तो चलो स्टार्ट करो फिर। बंसी स्टार्ट करो। Yes, sir. Sir, 1 minute. अच्छा, एक काम करो, लेट इट बी, मतलब जो रीडिंग है वो बाद में करेंगे हम लोग। सबसे पहले चैप्टर जो है आगे थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। ओके, ओके सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पूरे चैप्टर का वो है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब मैंने जैसे बोला था स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर कि काफी सारा एडवांसमेंट हमारे इंडिया के अंदर हुआ है, ये बेसिकली एग्रीकल्चर रिलेटेड। तो इसकी वजह से पहले एक ऐसी सिचुएशन थी जब इंडिया जो है वो दूसरी कंट्रीज से पहले मांगता था। मतलब हम लोग, हमारे जितने भी रिसोर्सेस हैं, हमारे एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी रिसोर्सेस यूज होते हैं, तो वो सारे रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में पहले भी थे, अभी भी लिमिटेड क्वांटिटी में है। पर
हालांकि जैसे जैसे हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है एग्रीकल्चर फील्ड में, इंस्टीट्यूशनल एडवांसेस हुए हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, उसके बाद में हम लोग मतलब जो पहले की सिचुएशन थी उससे काफी ज्यादा बेटर हो चुकी है अभी सिचुएशन। मैंने बीच में समझाया था, तब ये भी बोला था कि पहले हम लोग अराउंड 1947 से 1991 के बीच में जब वो रिफॉर्म्स नहीं आए थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, मतलब इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स नहीं आए थे, उस टाइम पे यूजुअली इंडिया यूज टू बोरो फूड ग्रेन्स, दूसरे कंट्रीज से बोरो करना पड़ता था या तो दूसरे स्टेट से बोरो करना पड़ता था। आज ऐसी सिचुएशन है बिकॉज ऑफ दिस रिफॉर्म्स कि हम लोगों को देते हैं 10 गुना, जितना लेते थे उससे 10 गुना लोगों को देते हैं आज। तो ये रिफॉर्म्स जो है दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स कि एग्रीकल्चर फील्ड जो है हमारा वो काफी बूस्ट कर गया। ठीक है, हालांकि जीडीपी में बूस्ट नहीं कर पाता है पर प्रोडक्शन में बूस्ट कर गया था। तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स जो है उसके अंदर एक वर्ड आता है टेक्नोलॉजी। मतलब कि टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स स्ट्रेट अवे मींस दैट कि अगर टेक्नोलॉजी में कुछ रिफॉर्म्स किए गए, या तो नई टेक्नोलॉजी लाई गई या तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी हमारी उसको नई नई करी। ठीक है, तो ये कुछ रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस, ये कुछ चेंजेस आया जिसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। ठीक है, उसी तरह से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का मतलब है इसके अंदर एक वर्ड आता है इंस्टीट्यूट। हमारे यहाँ पे पहले कोई इंस्टीट्यूट नहीं थे, जैसे ही ये रिफॉर्म्स आए उसके बाद में धीरे 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 इंस्टीट्यूट्स बनने लगी, जैसे कि सरदार पटेल कृषि भवन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे गुजरात के लिए। ठीक है, तो ऐसी ऐसी इंस्टीट्यूट्स बनाए गए, ऐसे ऐसे लैंड रिफॉर्म्स लाए गए जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन यूनिट था वो काफी बढ़ गया। अब जैसे कि मैंने पिछली बार जब हम मिले थे लास्ट टाइम लेक्चर में ऑफलाइन में, तो मैंने कुछ आप लोगों को वो रिफॉर्म्स बताए थे, लैंड रिफॉर्म्स, कि लैंड टू द टीलर एक्ट है, फिर लैंड सीलिंग एक्ट है, लैंड कंसोलिडेशन प्रोग्राम है। तो ये सारे जो एक्ट्स थे वो सारे के सारे एक्ट्स जो हैं वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में ही लाए गए थे, और साथ साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवाया गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स बनवाए गए थे ताकि हमको पता चले कि कितनी हमारी सॉइल फर्टिलिटी है, साथ साथ में कितने कौन से क्रॉप्स ग्रो करने के लिए कौन से केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए, फिर और ज्यादा प्रोडक्शन लाने के लिए कौन से मतलब कि रिसर्च किए गए हैं। उसके साथ साथ में अगर कोई फ्रॉस्ट हो जाती है या कोई भी जीवाणु आ जाते हैं या कुछ भी आ जाता है तो XYZ ऐसे क्रॉप्स को फेलियर होने से बचाया कैसे, तो ये सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में आए। तो बेसिकली क्या बोलते हैं, it was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of years. Thousands of years से प्रैक्टिस हुआ है एग्रीकल्चर हमारे इंडिया के अंदर। ऑब्वियस बात है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से चलता आ रहा है, उससे भी पहले चलता आ रहा था। ठीक है, sustained uses of land without compatible techno institutional changes have hindered the pace of agricultural development। मतलब जब हम हमारे सस्टेनेंस के लिए लैंड यूज करके विदाउट टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हम जो भी डेवलपमेंट करते थे जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो काफी कम था। ठीक है, उसकी पेस उस टाइम पे नहीं थी, उसकी स्पीड अच्छी उस टाइम पे नहीं थी, पर स्पीड कब हुई? बिकॉज ऑफ technological and institutional reforms. In spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility। अब पहले के टाइम में क्या होता था कि अभी भी ऐसा ही है कि इरिगेशन फैसिलिटीज काफी सारी जगह पे इतनी फ्लॉलेसली अवेलेबल नहीं है, कुछ कुछ जगह पे ही है जहाँ पे रिवर डेल्टाज अच्छे हैं या तो फिर कंटिन्यूअस फ्लोइंग पेरेनियल रिवर्स दिखाई देती है, तो उसी जगह पे इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर है। जहाँ पे ट्यूब वेल से इसी जगह पे इरिगेशन फैसिलिटीज हमें प्रॉपर मिल पाती है। जहाँ पे कैनल्स बनाए हुए हैं वहाँ पे ही हमको इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर मिल पाती है। पर ऐसी जगह जहाँ पे ट्यूब वेल्स नहीं है, कैनल्स नहीं है, प्रॉपर फ्लो नहीं है रिवर का, ठीक है, सूख जाती है, नॉन पेरेनियल रिवर्स, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटोज के अंदर, तो ये सारी जगह पे अभी भी इतना इरिगेशन डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इतना
एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, फिर भी फार्मर्स क्या करते हैं, नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंडेंट रहते हैं और मॉनसूनल सीजन पे डिपेंडेंट रहते हैं। हालांकि हमारे यहाँ पे मानसून बहुत ही अच्छा है, पर कुछ पार्ट्स में अच्छा है, बाकी सारे पार्ट्स में तो वैसे भी वो लोग बेचारे परेशान ही रहते हैं। फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोजेस अ सीरियस चैलेंज। अब धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। तो अगर कोई ग्रोइंग पॉपुलेशन वाली कंट्री है जहाँ पे डिमांड हर रोज बढ़ती जाती है, हर साल बढ़ती जाती है, ठीक है, तो ऐसी कंट्रीज के लिए ये चीज अच्छी है कि आप नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड रहो और आप मॉनसून पे डिपेंडेंट रहो, ठीक है। दिस पोजेस अ सीरियस चैलेंज। Agriculture, which provides livelihood for more than 60% of its population, needs some serious technical and institutional reforms. जो कंट्री 60% से भी ज्यादा लोग अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, तो ऐसी कंट्री को भी इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स चाहिए, कुछ ना कुछ हद तक चाहिए, ठीक है। 10 कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। अच्छा, can anyone explain me about collectivization? What do you mean by collectivization? Hello. Sir, can I? Yes. Sir, means that the land of the rich farmers are being collected and they are being distributed to small. काव्या बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है अच्छे से। Sir, now नो, आपकी आवाज नहीं आ रही, टूट के आ रही है। सर कैन अरे सबसे पहले तुम लोग है ना अपना कैमरा ऑन कर लो। मुझे यार दीवार को पढ़ाने का अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे दीवार को पढ़ा रहा हूँ मैं। अगर मैं कैमरा बंद कर दूँ तो अच्छा लगेगा आपको? तो फिर यार, तो मुझे क्यों आप दीवार दिखा रहे हो? यस स्नेहा। सर इट मीन्स कि जो फार्मर्स थे दे केम टुगेदर, उन्होंने एक बड़ा सा लैंड, उन्होंने अपने लैंड को सबको ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन कर लिया, कैसे ज्वाइन किया? सब सब लैंड मतलब मतलब यू आर ट्राइंग टू से कि एक बड़ा सा लैंड था, उसको मतलब सारे जो फार्मर्स थे नहीं सर, जितने छोटे छोटे लैंडलॉर्ड्स मतलब छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं वो हाँ, दे केम टुगेदर, उन्होंने अपना लैंड भी साथ में ज्वाइन कर दिया एंड देन एक बड़ा सा लैंड फॉर्म हुआ एंड देन उस पे एग्रीकल्चर हुआ। बिकॉज ऑफ दैट सर छोटे छोटे लैंड्स पे एक साथ आप टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते ना उन, तो सब लोग जब साथ में आके फिर जब उनने टेक्नोलॉजी यूज की तो उससे प्रोडक्शन ज्यादा हुआ। anyone else? बंसी, यक्ष, जैनम, आशा, मिराया, देवांशी। अच्छा मुझे ये करना पड़ेगा, जो भी अपना वीडियो ऑन नहीं करेगा ना मुझे डिलीट करना पड़ेगा यहाँ से। एनीवन एल्स? कलेक्टिवाइजेशन कहीं पे पढ़ा है कभी पहले? रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ा था। श्योर, रशियन। ठीक है। सो स्नेहा वाज एब्सोल्युटली राइट कि छोटे छोटे जो लैंड ओनर्स थे वो लोग क्या करते थे, एक साथ मिलके
सब फार्मर्स एक साथ मिलके बड़ा सा लैंड बनाते थे, मतलब क्यूमुलेटिव प्रोसेस थी वो, कि सब लोग मिलके बड़ा सा लैंड करते थे और उसके अंदर एक ही तरह का क्रॉप ग्रो करते थे वो। ठीक है, तो एक ही तरह का क्रॉप ग्रो करते थे, तो हम वो लोग काफ़ी अच्छे से वो टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से वो फिर केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह वगैरह HYP जो वो सब सारी चीज़ें वो डाल के, यूजुअली ये कलेक्टिवाइजेशन जो प्रोसेस है वो हमारे पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा चलती है। ठीक है, तो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स मतलब कि मैंने पिछली बार समझाया था तुम लोगों को कि जो लैंड कंसोलिडेशन प्रोग्राम था उसके अंदर लैंड सीलिंग एक्ट आया था कि सब मतलब गवर्नमेंट ने हमारी बोल दी थी कि आपको कुछ हद तक ही लैंड अपने पास रखनी है, बाकी सारी लैंड जो है वो गवर्नमेंट के अंदर पे चली जाएगी। फिर कोऑपरेशन एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, वो भी मैंने आपको समझाया था जमींदारी का, कि जमींदारी में क्या सिस्टम थी कि यूजुअली जमींदार जो थे पहले बहुत ही एक्सप्लॉइट करते थे जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनकी, were given priority to bring about institutional reforms in the country after independence। मतलब जब इंडिपेंडेंस हुए, हमारा इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद में ये सारी जमींदारी सिस्टम थे, फिर कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स थी, ये सारे नए नए एक्ट्स लेके आए और जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुआ। Land reform was the main focus of our first 5-year plan। अच्छा, what do you mean by first 5-year plan? What do you mean by 5-year plan? तो बता सकते हैं 5-year plan के बारे में? Audible? Yes, Sir, can I? yes, yes, Kavya. Sir, after independence, due to the British colonial rule, our India was having very loss. So our first prime minister, I think, Sardar Vallabhbhai Patel, right? No, Jawaharlal. Jawaharlal Nehru. Sorry, sir. Jawaharlal Nehru started Yes. this 5-year plans to bring our India's economy at the higher course. So, sir, first 5-year plan was basically on the agriculture basis to have, as our India was having good amount of agriculture processes, so he started with this, and then afterwards he started in machineries and this all. Okay, can you tell me what the first 5-year plan? When was the first 5-year plan started? नहीं पता। 90s में है ना या 1950 to 55। 1950 to 55 was the first 5-year plan और अभी शायद 16 या 17 से चल रहा होगा या तो 18 से चल रहा होगा। अच्छा, यूजुअली ये 5-year प्लान का बेसिक्स क्या था कि 5-year प्लान इसलिए लाया गया था कि यूजुअली देखो जब कोई भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के पहले ये लोग कैंपेनिंग करते हैं, वो कैंपेनिंग में इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है। वो इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम्स इंडिया के अंदर हम लोग फेस कर रहे हैं या सिटीजन फेस कर रहे हैं तो उनके बारे में लिखा होता है इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि ये जो प्रॉब्लम है, फॉर एन एग्जाम्पल अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी पॉवर्टी की, फिर अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, और साथ साथ में एग्रीकल्चर की और एजुकेशन की। तो ये दिस 4 आर द मेन पॉइंट्स इन अवर कंट्री। तो पॉवर्टी जो है उसको कम करना है, अनएम्प्लॉयमेंट है उसको भी कम करना है, एजुकेशन लेवल हायर करना है और एग्रीकल्चरल आउटपुट्स जो है वो भी हायर करना है जिसकी वजह से हम ग्लोबल स्टैंड ले सकें। तो ये सारी डिस्कशंस जो है कोई भी पार्टी जब इलेक्ट होती है उसके बाद में तुरंत 5-year प्लान आता है। तो जैसा ही इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा होता है उसी के अनुसार वो लोग 5-year प्लान बनाते हैं और वही 5-year प्लान जो है आज तक प्लानिंग कमीशन अंडर NDC मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये 5-year प्लान जो है वो लॉन्च करती थी। पर अब से जब से 2014 से जब नरेंद्र मोदी आए हैं तब से ये पूरा जो 5-year प्लान का चक्कर है वो प्लानिंग कमीशन जो है वो प्लानिंग कमीशन पहले NDC के अंडर में आता था, अभी ये प्लानिंग कमीशन जो है वो सीधा नरेंद्र मोदी के अंदर चला गया। ठीक है, तो अब से प्लानिंग कमीशन उसका हेड कौन है? नरेंद्र मोदी, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है ही इज द चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन। पहले क्या होता था जब कांग्रेस सरकार थी, UPA सरकार थी, उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन जो था वो अंडर NDC रहता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और उसका चेयरमैन था मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो कांग्रेस को सपोर्ट करता था। तो ये 5-year प्लान जो है इसके अंदर सबसे पहला जो 5-year प्लान था 1950 to 51, ठीक है,
तो ये 5 ईयर प्लान के अंदर मोस्ट प्रायोरिटी किसको दी गई? एग्रीकल्चर को, और उसमें भी प्रायोरिटी लैंड रिफॉर्म्स को। मतलब जितने भी जमींदारी सिस्टम है, लैंड कंसोलिडेशन प्रोग्राम है, लैंड टू द टीलर एक्ट है, तो ये सारे जितने भी एक्ट्स थे, लैंड रिफॉर्म एक्ट है, उनको प्रायोरिटी सबसे पहले यहाँ पे दी। ठीक है। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैज ऑलरेडी लेड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स नेसेसिएटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। अब यहाँ पे क्या हुआ? राइट ऑफ इनहेरिटेंस, पहले जब वो लोग बोलते थे कि, मैंने एक केस आपको बताया था, पता है, गोलकनाथ केस करके बोला था मैंने, जब हम लोग ये बारे में बात कर रहे थे, लैंड कंसोलिडेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो वो जो केस था आप लोग गूगल सर्च करके पढ़ सकते हैं। इट वाज अबाउट लैंड ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब कि हमारे यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो पहले फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर पहले एक राइट था जिसको हम बोलते थे राइट टू प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी मींस कि आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है वो आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है। उसके अंदर कोई भी आप बाइफरकेट नहीं कर सकते, मतलब कोई भी दूसरा जो है वो क्लेम नहीं कर सकता है। दिस इज राइट टू प्रॉपर्टी। तो अगर मेरे समझ लो कि मेरे दादा परदादा ने मेरे लिए 1500 बार जमीन रख के गए हैं, ठीक है, और वहां पे लिखा हुआ है उन्होंने अपने विल में कि 1500 बार जमीन जो है वो मेरे पोते को मिलेगी, मतलब जिसका नाम है यश दवे। ठीक है। तो यश दवे विल बी इनहेरिटिंग दिस 1500 बार जमीन, लैंड। ठीक है। तो ये मेरे कायदे से तो मेरे अंदर में आ गई। ठीक है। एंड आई हैव राइट टू प्रॉपर्टी, आई हैव फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग वो जो कंसेप्ट जो गवर्नमेंट ने दिया था, कौन सा? लैंड कंसोलिडेशन प्रोग्राम, लैंड टू द लैंड सीलिंग एक्ट, तो वो ये कंसेप्ट में तो फुलफिल होता ही नहीं है। ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक तो लैंड सीलिंग एक्ट डाला फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, लैंड सीलिंग एक्ट को इम्पोज किया। उसके साथ साथ में जब 1950 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया गया था, उस टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी वाज द फंडामेंटल राइट। तो इन लोगों ने, मतलब कि खास तौर से ये जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि वो जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो एक्ट विच वॉज इन फंडामेंटल राइट्स, उसको वहां से हटा के सीधा डाल दिया फंडामेंटल ड्यूटी में। अब इसका फायदा क्या हुआ कि जब वो लैंड कंसोलिडेशन प्रोग्राम एक्टिवेट करेगा, तो या तो वो अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट, लैंड सीलिंग एक्ट, लैंड सीलिंग एक्ट में क्या था कि आपके पास 1500 वार जमीन है तो आपको 500 रखनी है, बाकी की 1000 जो है वो सरकार को दे देनी है। ठीक है। तो अगर ऐसी कोई चीज अगर सरकार आपके साथ करे तो दिस विल बी वायोलेशन ऑफ अंडर फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि आपको फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी दिया हुआ है। ठीक है। ठीक है। अब मान लो कि ऐसी कोई सिचुएशन में जब फंडामेंटल राइट्स में राइट टू प्रॉपर्टी दी गई हो और मैं अगर लैंड सीलिंग एक्ट इंपोज करूं तो इट विल बी वायोलेशन। तो उन्होंने पहले क्या किया, सेफ्टी मेजर के अकॉर्डिंग उन्होंने राइट टू जो प्रॉपर्टी था वो फंडामेंटल राइट्स में से निकाल दिया और उसके बाद में लैंड सीलिंग एक्ट डाला। ये प्रॉब्लम साले सॉल्व हो गई। ठीक है। तो दिस वाज राइट ऑफ इनहेरिटेंस। उसके लिए बहुत सारे केसेस भी चले थे और ये गोलकनाथ वाला जो था वो फर्स्ट केस था। उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स में से राइट टू प्रॉपर्टी निकाला नहीं गया था, और उसके बाद में ये पहला केस बना गोलकनाथ केस। उसके बाद में इन्होंने रिफॉर्म किया और राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट्स में से निकाल दी। क्लियर? पता चला? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon introducing agricultural reforms to improve Indian agriculture in the 1960s and 70s। 1960s and 70s में धीरे धीरे करके अब एक के बाद एक काफी सारे नए नए प्रोसेसेस आई, काफी सारी नई नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ और उसके अकॉर्डिंग ये लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन भी लाए। ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन तुम लोग को पता ही है कि नॉर्मन बोरलॉग वाज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है। उसके बाद में इंडिया में जब आया तो एम स्वामीनाथन वाज द इंडियन एम्बेसडर फॉर इंडियन फादर फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन। वो ही राइस एंड व्हीट का HYV सीड्स जो है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, वो लेके आए यहाँ पे इंडिया के अंदर। उसके बाद में एग्रीकल्चर का कंसेप्ट तो खत्म हो गया। उसके बाद में आया मिल्क का कंसेप्ट। तो मिल्क के कंसेप्ट में हमारे जो अमूल डेयरी के चेयरमैन रह चुके हैं, जिनका नाम है, क्या नाम है उनका, अमूल डेयरी के चेयरमैन का नाम क्या है? चलो बता देता हूँ मैं।
वर्गीस कुरियन का नाम सुना है? सर कोई सोडी था शायद। अभी नहीं, अभी नहीं, पहले पहले की बात कर रहे हैं, अभी तो है सोडी ना। वर्गीस कुरियन का नाम सुना है? रिसेंटली उसकी डेथ हो गई है एक बार 2-3 साल। नाम रिपीट कर सकते हैं? वर्गीस कुरियन नहीं सुना है? सुना हुआ लग रहा यस सर। तो वर्गीस कुरियन जो थे, ही वाज द चेयरमैन ऑफ एनडीडीबी, मतलब कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया की सबसे बड़ी क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसके अंदर काफी सारी डेयरीज जो है उनका समूह है। ठीक है, इसमें अमूल भी आ गया, सागर भी आ गया, पारस भी आ गया, मदर डेयरी भी आ गया। ठीक है, और बाकी सारी जो इंडिया के अंदर बहुत सारी डेयरीज है। हम लोग गुजरात में है तो गुजरात में तो काफी कम डेयरियां हैं, बाकी आप गुजरात के बाहर कोई भी स्टेट में चले जाओ तुम लोगों को अमूल का तो दिखाई नहीं देगा। अमूल के सिवा पारस या मदर हाँ डेयरी या सर। वही होगा सब कुछ। ठीक है, सागर होगा या पारस होगा या मदर डेयरी होगा, मोस्टली मदर डेयरी है, पूरा ऑल ओवर इंडिया कैप्चर किया हुआ है मदर डेयरी में। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ गुजरात के अंदर ही हमको अमूल दिखाई देता है, फ्लरिश दिखाई देता है। फ्लरिश तो मतलब हालांकि वो कैडिला का है, पर काफी सारे ये पारस वारस वगैरह का दूध नहीं आते, वो सिर्फ घी ही आते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अमूल ने पूरा कैप्चर किया हुआ है गुजरात। और तो ये सारा जो है वो कंसेप्ट, मतलब ये सारी जो डेयरीज है वो उसका समूह, डेयरियों का समूह जो है वो एनडीडीबी के अंदर है, मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, वही सारी चीजें मॉनिटर करते हैं। ठीक है, तो वो एनडीडीबी के चेयरमैन रह चुके हैं वर्गीस कुरियन। एक टाइम ऐसा था कि हमारे पास मिल्क की शॉर्टेज थे। ठीक है, क्योंकि मिल्क कैटल हमारे यहाँ पे इतने नहीं थे। तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, मतलब ये अमूल का फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ कैसे अमूल बना। तो उस टाइम पे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट के चेयरमैन वर्गीस कुरियन ने ये सोचा कि अपने काम करते हैं कि आस पड़ोस में जितने भी गांव हैं और गांव के अंदर जितने भी ये जो लोग हैं, जो लोग गाय भैंसे पालते हैं, ठीक है, उनको बुलाया जाए और उनको कॉन्फ्रेंस किया जाए उनके साथ, और उनको बोला जाए कि आपका जितना भी रियल प्रोडक्शन जो हर रोज होता है, वो सारा प्रोडक्शन जो है वो एक कीमत देके आपसे हम लोग खरीद लेंगे। ठीक है, तो आपको जो भी प्रोडक्शन आपका होता है, इफ इट इज 10 लीटर्स और 50 लीटर्स और 100 लीटर्स और 1000 लीटर्स, जितना भी लीटर्स मिल्क का प्रोडक्शन आपके यहाँ पे होता है, गाय भैंसे देती है, तो वो सारा का सारा जो मिल्क है वो आपको लेके यहाँ पे आना है और उसकी कीमत हम आपको दे देंगे। और कीमत अगर आप मार्केट में बेचे जाओ उससे ज्यादा आपको मिलेगी। तो उसी तरह से इन लोगों ने एक कोऑपरेटिव सेक्टर बनाया जिसका नाम है अमूल। अमूल का फुल फॉर्म शायद किसी को पता हो, अमूल नाम नहीं है, फुल फॉर्म है, पता है किसी को? हाँ यस सर। सर्च किया गूगल पे? नहीं 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 सर, पता है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। यस एग्जैक्टली, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये अमूल का नाम है। अमूल एक्चुअली एक पर्टिकुलर नेम नहीं है, पर वो एक एब्रीविएशन है। अमूल मतलब कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद नडियाद के जितने भी गांव में जितने जितने लोगों के पास जो भी जो शेफर्ड्स वगैरह थे, उनके पास से ये लोग मिल्क लेते थे, और मिल्क लेने के बाद वो सारी चीजें वो अपने कंटेनर में डालते थे, और उसके बाद में फिर वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को बेचते थे। ठीक है, इसी तरह से सबसे अमूल का एक सबसे बड़े में बड़ा जो प्लांट है वो पाटन की साइड में, पाटन पालनपुर के बीच में है। अगर आप लोगों को वो जो पूरा कंसेप्ट उसका देखना है अमूल का, तो फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, उसमें फैक्ट्रीज का जो वो दिखाता है ना, उसके अंदर पूरा प्रोडक्शन यूनिट कैसे काम करता है वो सारी चीजें दिखाई गई है, तो यू विल बी मोर क्लियर। ठीक है, तो ये उस टाइम पे ये जो स्टेप्स लिए थे एनडीडीबी ने, उसको बोलते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड। व्हाइट रिवॉल्यूशन मतलब मिल्क जो है वो व्हाइट कलर का था, तो क्या व्हाइट रिवॉल्यूशन, एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड मिल्क।
इसके अलावा और काफी सारे रिवॉल्यूशंस हुए, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब कि फॉरेस्ट है या तो एग्रीकल्चर, फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन मतलब मिल्क, उसके बाद में येलो रिवॉल्यूशन हुआ था बिकॉज ऑफ ऑयल सीड्स, ठीक है। फिर आया ब्लू रिवॉल्यूशन मतलब फिशरीज, ठीक है। इसके बाद में आया पिंक रिवॉल्यूशन मतलब मीट, ठीक है। अभी तक की इतने रिवॉल्यूशंस हुए हैं इंडिया के अंदर, क्लियर, पता चला? ओके। Yes, sir. But this too led to concentration of development in a few selected areas. Therefore, in 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated. 1980s और 1990s में comprehensive मतलब एक साथ सभी लैंड का डेवलपमेंट इन्होंने सोचा, इनिशिएट किया, which included both institutional and technological reforms. मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इन लोगों ने सबसे पहले सोचा कि हम लोग ये लैंड रिफॉर्म्स लाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर इंस्टीट्यूशन वे में हम लोग रिफॉर्म करेंगे, तो उससे हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन काफी अच्छा मिलेगा। पर एक्चुअली दैट डिडंट वर्क। इतना जो वो सोच रहे थे इतना वर्क अच्छे से वो नहीं हो पाया। तो उसकी वजह से इन लोगों ने फिर क्या किया, और एक रिवॉल्यूशन अंदर एंटर किया जिसका और एक रिफॉर्म अंदर एंटर किया जिसका नाम है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। मतलब पहले आप इंस्टीट्यूशनल वे में ही सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ही आप लोग जा रहे थे, अभी साथ साथ में टेक्नोलॉजी के साथ भी जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लेके आई है लोग कि अगर ड्रॉट आ जाता है या फ्लड आ जाता है या कुछ भी आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है या कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, तो उस टाइम पे जो भी फार्मर है जिसने कहीं से आस पड़ोस से पैसे लेके क्रॉप ग्रो किया है, ठीक है, और अगर ऐसी नेचुरल कैलामिटी हो जाती है तो फिर वो बंदा तो डेथ में आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में वो लोग लेके आए क्रॉप इंश्योरेंस, ताकि अगर कोई नेचुरल कैलामिटी होती है तो जितना पैसा उसने कोई एग्रीकल्चर फील्ड को मतलब सोइंग के लिए लगाया है उतना पैसा जो है वो इंश्योरेंस से उसको वापस मिल जाएगा। Establishment of Gramin banks, cooperative societies and banks for providing loan facilities to the farmers at lower rates of interest were some important steps in this direction. और साथ साथ में जो लोग जिनके पास लैंड है पर पैसा नहीं है वो कल्टीवेट नहीं कर पाते, या तो फिर लैंडलेस लेबर है जिसके पास लैंड भी नहीं है और पैसे भी नहीं है कि वो कल्टीवेशन कर पाए, तो ऐसे लोगों के लिए इन लोगों ने क्या सोचा, अच्छा कोई ऐसा है कि जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, लैंड है, सोइंग के लिए पैसे हैं, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए पैसे हैं, पर उनके पास टेक्नोलॉजी के लिए मतलब कि ट्रैक्टर वगैरह के लिए या तो फिर केमिकल फर्टिलाइजर के लिए या तो सीड्स के लिए पैसा नहीं है। तो ऐसे जो फार्मर्स थे उनके लिए इन्होंने क्या किया कि बैंक्स, रूरल बैंक्स लगाई गई, ठीक है। अब रूरल बैंक्स क्या करती थी, इन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं थे तो उन लोगों को कम ब्याज पे मतलब कि कम इंटरेस्ट रेट पे वो लोग लोन देते थे, जैसे कि 4%, अभी चल रहा है एग्रीकल्चर लोन 4%। तो आपके पास अगर लैंड हो तो आपको लैंड के पेपर्स वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे, और उसके बाद में आप ये जो पूरी 2-3 प्रोसीजर होती है 1-2 दिन की, उसके बाद में तुरंत आपकी लैंड मतलब जो लोन है वो डिसबर्स हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ किया गया। साथ साथ में कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनेगी वहां पे कि अगर कोई बंदे ऐसे हैं मतलब कोई फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है और वो लोग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे और वही लोग कम ब्याज पे जो फार्मर है जो नीडी पर्सन है उसको वो पैसा देंगे, फाइनेंशियल हेल्प देंगे या फाइनेंशियल एड देंगे, ठीक है। अब एक एग्रीकल्चरल बैंक बनाई गई जिसका नाम है नाबार्ड, सुना है नाबार्ड? सुना होगा सर सुना था लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता उसका मतलब होता है। यस, नाबार्ड जो है वो एक एग्रीकल्चरल बैंक है, मतलब नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल बोर्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन उस्मानपुरा, हमारे अहमदाबाद में ही है। उस्मानपुरा जो 4 रास्ता है उसके, अगर आप 4 रास्ते पे ऐसे बारी हॉल बालकनी यस जैनब टेस्ट आना चाहिए तो देखो इंग्लिश में टुमारो जैनब कुछ बोलना चाहते हो क्या?
हेलो जैनब, ये चिंता messages बहुत ही हैं। ओके। तो नाबार्ड जो है वो हमारे यहाँ पे अहमदाबाद में ही है, उस्मानपुरा सर्कल पे ही है। तो वो क्या करती है, वो एग्रीकल्चर रिलेटेड जितना भी रिसर्च होता है या डेवलपमेंट के लिए वो पैसे देती है। इट इज अ बैंक। ये एग्रीकल्चरल हेल्प अगर किसी फार्मर को चाहिए तो वहां से वो लोन दे देती है। ठीक है। इसके साथ साथ में कौन सी नई फैसिलिटीज शुरू हुई, तो सबसे पहला आया किसान क्रेडिट कार्ड। किसान के लिए क्रेडिट कार्ड बनाया गया। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम पायस, PAIS, ये भी बनाई गई। Are some other schemes introduced by the government of India for the benefit of the farmers. Moreover, special weather bulletins and agricultural programs for farmers were introduced on the radio and television. अगर आप आपके घर पे ठीक है टीवी वगैरह हो, अगर आप देखते हो तो कभी कभी है ना 6-6:30 बजे DD नेशनल खोल के देखा करेंगे, तो DD किसान खोल के देखा करेंगे, तो आपको पर्टिकुलरली आइडिया आ जाएगा कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है। एक साइंटिस्ट होता है जो कृषि दर्शन करके एक प्रोग्राम आता है रोज शाम को 6 से 6:30 के बीच में, या तो 6 से 7 बजे के बीच में। वही कृषि दर्शन प्रोग्राम में ये लोग क्या दिखाते हैं कि कोई भी फार्मर, ये फोन इन कन्वर्सेशन होता है कि एक एग्रीकल्चर जो साइंटिस्ट होता है वो बैठा होता है यहाँ पे, मतलब वो स्टूडियो के अंदर, वो DD नेशनल के स्टूडियो के अंदर बैठा होता है, और वो क्या करते हैं, वो लोग ऐसा बोलते हैं इट इज अ क्वेश्चन आर। एक क्वेश्चन आर जैसा है 1 घंटा, कि जितने भी फार्मर्स जो भी सोइंग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सीजन, ठीक है, तो उनको कोई भी तकलीफ हो रही है तो वो डायरेक्ट फोन करके, वो जो एक्सपर्ट होता है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट होता है उसके उसके साथ वो बात करके उनके सॉल्यूशन ले आए। ठीक है। तो इस तरह से कुछ प्रोग्राम्स रेडियो पे और टेलीविजन पे भी चलते हैं। विविध भारती के अंदर भी प्रोग्राम्स चलते हैं। हालांकि हमारा रेडियो मिर्ची, रेडियो 1, SFM, ये सारे लोग तो मतलब पैसे कमाने में पड़े हुए हैं, तो क्या करेंगे ये सब। ठीक है, पर विविध भारती जो है वो करता है। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब कि MSP। गवर्नमेंट क्या करती है, यूजुअली जितने भी फार्मर्स हैं वो फार्मर्स का जो भी प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे वो लोग परचेज कर लेते हैं। ठीक है। जैसे कि महसाना के कुछ फार्मर्स हैं, पाटन के कुछ फार्मर्स हैं, फिर पालनपुर के कुछ फार्मर्स हैं, इसी तरह से यहाँ पे अहमदाबाद के अंदर जो आउटस्कर्ट कंट्री साइड एरिया होता है उसके कुछ फार्मर्स हैं। तो ऐसे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, आनंद, नडियाद, वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट में जो भी फार्मर्स जो भी प्रोडक्शन करते हैं उनके पास से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर वो परचेज कर लेते हैं एक साथ। सारा सारा का सारा प्रोड्यूस जो है वो परचेज कर लेते हैं, और वो आता है सीधा यहाँ पे अपने APMC मार्केट। APMC पता है ना सबको? नहीं पता है APMC? अहमदाबाद के अंदर है, पता है APMC? हालांकि सब डिस्ट्रिक्ट में होता है APMC, देखा होगा शायद। अगर जीवराज पार्क को क्रॉस करके नारोड साइड जाते हो तो बीच में आया होगा। तुमने कहा यार कि ये बस हम कोई मैसेज ना देखा जी वो हमरा चेक करी फोन वो से कर दो। तो किस साइड है ये APMC? तुम लोग अगर जीवराज पार्क क्रॉस करके आगे आगे जाओ, जीवराज पार्क 4 रास्ता क्रॉस करके आगे जाओ और आप नारोल साइड चले जाओ, तो सरखेज वाला जो रोड है वहां पे है APMC। गुजराती में लिखा होगा, APMC लिखा नहीं होगा। गुजरात में लिखते हैं ऐसे, खेती बाड़ी उत्पन्न बाजार, ऐसा लिखते हैं। कभी देखा है ऐसा कुछ? नहीं देखा होगा शायद, उस टाइम उस जगह पे जाते ही नहीं होंगे। कोई नहीं। APMC का मतलब है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ये क्या, ये APMC जो मार्केट है वो क्या करती है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे गुजरात के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट के पास, वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी फार्मर्स हैं वो सारे फार्मर्स के पास जितना भी प्रोडक्शन है
वो सारा प्रोडक्शन यूनिट जो है वो परचेज कर लेते हैं एमएसपी पे, और वो जो परचेज्ड गुड्स है वो लेके आते हैं एपीएमसी में, और एपीएमसी के अंदर से फिर बाइफरकेट होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सब जगह पे। ठीक है, तो आधा जमालपुर मार्केट में जाएगा, आधा कालूपुर मार्केट में जाएगा, आधा वो हमारे सब्जी वेंडर्स जो होता है यहाँ पे, जो हमारे घर के आसपास में होते हैं, तो वो लोग लेके आएंगे। ठीक है, फिर वो लोग बेचेंगे। मतलब ये क्या होता है, एपीएमसी मार्केट जो है वो इतनी प्राइस में देता है। ठीक है, उसके बाद में फिर 5-5 रुपए 10-10 रुपए ऊपर चढ़ा चढ़ा के सब लोग अपना कमीशन खाते हैं। ठीक है, तो यही है। तो गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, remunerative and procurement prices for important crops to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen। मतलब पहले क्या होता था, एक टाइम ऐसा था कि जब एपीएमसी नहीं था तो उस टाइम पे मिडलमैन होते थे। जैसे कि यक्ष जो है वो फार्मर है, उसने काफी सारा पोटैटो प्रोडक्शन किया। ठीक है, यक्ष के पास से यक्ष के पास जितना भी प्रोडक्शन है वो सारा का सारा प्रोडक्शन जो है वो मेघ ने परचेस कर लिया। ठीक है, अब मेघ जो है वो क्या करेगा, वो अपना लगाएगा। सपोज मान लो कि यक्ष ने बेचा 10 रुपीज पर केजी पोटैटो, ऐसे उसके पास 100 केजी पोटैटोज है। ठीक है, अब सिचुएशन क्या हुई, अब मेघ ने क्या लगाया, 10 रुपए में यक्ष ने बेचा। ठीक है, तो मेघ ने उसके ऊपर दूसरे 10 रुपए लगा दिए, मतलब मेघ ने बेचा फिर स्नेहा को कितने में बेचा, 20 रुपए में बेचा, मतलब अपना 10 रुपए प्रॉफिट लगाया। ठीक है, उसके बाद में स्नेहा ने काव्या को बेचा, अपना प्रॉफिट लगा के 10 रुपए, मतलब 30 रुपए पर केजी हो गया काव्या के पास। ठीक है, अब काव्या ने मेरे पास आई, बोला सर ये सारा जो प्रोडक्शन है 100 केजी पोटैटोज का, तो ये बेचना है और इतने में मेरे को पड़ा है। ठीक है, तो आपको बेच के देना। तो काव्या ने क्या किया, 10 रुपए और बढ़ा दिए, मतलब 40 रुपीज पर केजी के प्राइस पे मुझे बेचा। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे स्टोर में या तो फिर मैंने बाहर वाले जितने भी जो लोग हैं जो ये वेजिटेबल वेंडर्स हैं उनके पास जाके मैंने उसको 10 रुपए और चढ़ा के, मतलब 50 रुपीज पर केजी पे मैंने पोटैटो सबको बेच दिए। तो ये क्या था, मिडल मैन्स। वी आर द मिडल मैन्स। डायरेक्ट पर्सन कौन था, जिसके पास से मेघ ने खरीदा, मतलब कि यक्ष वॉज द फार्मर। अब यक्ष के बाद मेघ आया, मेघ के बाद स्नेहा आई, स्नेहा के बाद काव्या आई, काव्या के बाद फिर मैं आया। तो ये सारे मिडलमैन जो थे वो फार्मर्स को बहुत ही एक्सप्लॉइट करते थे। ठीक है, मतलब पहला अगर जाएगा उसके पास से तो वो बोलेगा कि भाई 20 रुपए में मुझे बेचना है, मतलब यक्ष ने बोला होगा 20 रुपए पर केजी, और मेघ ने क्या बोला, नहीं नहीं 20 रुपए नहीं होते भाई, ऐसा नहीं होता है, चलो 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 कम करो और करो, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, तेरे को बेचना हो बिकवाना हो तो फिर और कम करने पड़ेंगे। उस तरह से उसको बोल बोल के बेचारे को एक्सप्लॉइट कर देते हैं, मतलब 20 रुपए का सीधा 10 रुपए हो गया। अब वो बंदे ने 20 रुपए में ही बेचा। ठीक है, फिर आगे क्या, तो दूसरे बंदे ने मतलब 30 रुपए में बेचा, फिर आगे क्या तो 40 रुपए में बेचा। मतलब दिस वॉज द चैनल, ये साइकिल थी पूरी। ठीक है, ये साइकिल जो थी, ये साइकिल अभी काफी हद तक हट चुकी है। अर्बन एरियाज में तो हट ही गई है, रूरल एरियाज में अभी भी चल रही है। ठीक है, तो ये जो साइकिल थी ये साइकिल हटा के सीधा अब क्या हो रहा है, एपीएमसी जो मार्केट है वो डायरेक्ट मिनिमम सपोर्ट, डायरेक्ट गवर्नमेंट ही अंदर पड़ती है। गवर्नमेंट आके बोलेगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी ये है, एमएसपी पे आपको परचेस करना है। ठीक है, अब ये एमएसपी जो है जिसको हम रेम्यूनरेटिव और प्रोक्योरमेंट प्राइस भी बोलते हैं, मतलब इसका ये बहुत बड़े बड़े वर्ड्स है, तो उसका सिंपल मीनिंग है क्या होता है कि कोई भी एक फार्मर है जो सबसे पहले लैंड के अंदर काम करेगा, तो उसकी मेहनत का पैसा, प्लस वो सीड्स लेके आएगा। ठीक है, तो उसका पैसा, फिर वो केमिकल फर्टिलाइजर अगर यूज करता है तो उसका पैसा, उसके साथ साथ में वो इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड यूज करता है तो उसका पैसा, मतलब ये सारी चीजें और उसकी मेहनत सब कुछ मिला के जो ग्रेन का, फूड ग्रेन का प्राइस होता है उसको बोलते हैं एमएसपी, मतलब कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर ये पूरा मिला के उसको अगर 5 रुपीज पर केजी वीट पड़ता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 7 रुपीज पर केजी वीट देगी। ठीक है, तो दिस विल बी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, ओके सर
रेम्यूनरेटिव का मीनिंग? रेम्यूनरेटिव मतलब कि मैंने तुमको कुछ दिया, ठीक है, या तो फिर चलो इस तरह से नहीं, कोई भी एक फार्मर है, कोई भी फार्मर ने अपना एग्रीकल्चरल गुड्स जो है वो गवर्नमेंट को दिया, ठीक है, और गवर्नमेंट ने सामने जितने पैसे होते हैं उतने ही पैसे दिए, जिसको क्या बोलेंगे, रेम्यूनरेशन। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप बोलो कि मुझे भाई सर्दी जुकाम है, ठीक है, तो आपने डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ली, डॉक्टर ने दवाई दे दी, और आपने जितना भी डॉक्टर ने पैसा बोला उतना सामने आपने पैसा दे दिया, जिसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन, ठीक है। ओके सर। ओके, भूदान ग्रामदान। यस, सर प्रोक्यूरमेंट? प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट मतलब कि मैंने बोला ना कि अगर 5 रुपए होते हैं तो मैंने 1-2 रुपए ज्यादा दे दिए, चलो 1-2 रुपए, ठीक है, मुझे मतलब 1-2 रुपए में मैं बड़ा आदमी नहीं बन जाऊंगा, ठीक है, तो मैंने दे दिया, तो दिस इज प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट एंड रेम्यूनरेटिव दोनों एक टाइप के ही वर्ड है। ओके सर। ओके, नेक्स्ट है भूदान ग्रामदान। ये भूदान ग्रामदान का तो मैंने समझाया था, विनोबा भावे जो थे वो गांधी एरा के थे, और उन्होंने मतलब कि ये कुछ, यस काव्या, कोई क्वेश्चन था काव्या? Sir, am I audible? यस, So actually, I wanted to ask that the minimum support price is been allotted by the government. If the purchaser is not sufficient with that, and he says that it is my loss, so what we have to do that they can buy from the lower price than the minimum support price. नहीं, अगर आप एग्री नहीं हो, अगर गवर्नमेंट आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रही है और वो आपकी प्राइस जो है उससे कम है, तो फिर यू कैन मतलब कि रिग्रेट, अगर आप ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं मुझे नहीं बेचना है, तो आप ठीक है, यू आर फ्री। Okay. हालांकि यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि गवर्नमेंट कम प्राइस पे दे रही है, पर कभी कभी ऐसे किस्से भी हुए हैं कि वो करप्शन वरप्शन किया हो कोई ऑफिसर ने, और उस हिसाब से फिर वो गवर्नमेंट ने कुछ और प्राइस बोली और बंदा कुछ और प्राइस लेके गया हो वहाँ पे अपना खीसा भरने के लिए, ठीक है, तो ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी केसेस आते हैं, तो उस टाइम पे फार्मर्स जो है वो ब्लंटली बोल देते हैं कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर डील, सिंपल। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए बीच में काफी सारे रिवॉल्यूशंस भी हुए थे हमारे इंडिया के अंदर, मतलब फार्मर्स को बेनिफिशियल नहीं था मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट ने काफी सारे मतलब कि ये चेंजेस लाए, ये एमएसपी पे चेंजेस काफी सारा आया था बीच में। यूजुअली क्या होता है इसमें, फार्मर्स है ना झूठ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि कौन सी चीज की कितने प्राइस है, ठीक है, अगर वो सीड्स है तो HYB सीड्स है तो उसके कितने प्राइस है, क्योंकि गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। फिर नॉर्मल सीड्स हैं तो उसके भी पता है उनको कितने प्राइस है, साथ साथ में केमिकल फर्टिलाइजर्स तो वो भी गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ठीक है, और दूसरे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स वो लोग यूज करते हैं या इरिगेशन फैसिलिटीज कहीं से अवेल करते हैं तो वो भी सारा गवर्नमेंट के पास ही आता है। तो एक्चुअली गवर्नमेंट को पता होता है कि कोई भी फार्मर जो है कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन करता है तो उसका एक्चुअल रेट क्या होता है वो उनको पता होता है, इसीलिए कभी भी यहाँ पे कोई फार्मर जो है वो गलत स्टेप नहीं ले सकते, या तो रॉन्ग इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं कर सकता है कि मैंने तो इतने में परचेज किया था और आप लोग ये कर रहे हो, मुझे कम प्राइस दे रहे हो। तो ये क्लैशेस जो है वो पहले बहुत पहले होते थे क्योंकि मिडिल मैन बीच में थे इसलिए, पर अभी डायरेक्ट गवर्नमेंट ने ले लिया उसकी वजह से फिर अभी अभी देखो आजकल हमारे पहले वेजिटेबल्स में शॉर्टेज बहुत आती थी, आजकल देखो शॉर्टेज नहीं आती है कभी भी, हर सीजन के जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं फ्रूट्स होते हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में, क्यों, बिकॉज ऑफ APMC। तो डायरेक्ट डीलिंग हो गया अभी गवर्नमेंट का और फार्मर्स का, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम शॉर्टेज की प्रॉब्लम आती नहीं, बाकी तो पहले लॉबिंग वगैरह बहुत होता था पहले। आर्टिफिशियल लॉबिंग्स अभी भी होते हैं, रिलायंस जैसी कंपनी करती है, पर रिलायंस हो अदानी हो, ये सारे लॉबिंग का मतलब पता है ना, लॉबिंग होर्डिंग पता है ना, नहीं पता? नहीं पता। अच्छा, चलो तो तुमको कोई एग्जाम्पल देना पड़ेगा अच्छा सा।
अच्छा बीच में तुम लोगों को पता है 2-3 साल पहले ऐसा हुआ था कि अभी ये तो कोरोना काल चल रहा है अभी, इसलिए तो वो तो होता ही रहता है, पर उसके पहले ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं था, उसके पहले एक ऐसी सिचुएशन आई थी जब ऑनियंस थे, ऑनियंस जो हार्डली 20 रुपीज पर केजी से ऊपर जाते हैं, ठीक है, वो बीच में 80 रुपीज पर केजी हो गए थे, 90 रुपीज पर केजी हो गया था। सर 100 भी हो गए थे हाँ 100 कुछ कुछ जगह। तो इट वॉज आर्टिफिशियल लॉबिंग। बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं जिनके पास ब्लैक मनी होता है, वो लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा स्टॉक उठा लेते हैं और अपने वेयर हाउस में रख देते हैं, आर्टिफिशियल शॉर्टेज बना देते हैं, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, ये माल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फार्मर्स के पास ही नहीं है, फार्मर्स के पास कहाँ गया, प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, ऐसा बोलते हैं। गवर्नमेंट जब लेने जाए तो बोले प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, पर एक्चुअली प्रोडक्शन हुआ होता है, हजारों क्विंटल्स में प्रोडक्शन होता है, पर वो सारा का सारा जो प्रोडक्शन है वो कोई भी पर्टिकुलर जो कोई इंडिविजुअल जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या किया, पूरा प्रोडक्शन उठा लिया, मेरे वेयर हाउस में डाल दिया, किसी को पता भी ना चले, फिर रातों सर रात ये काम होता है। हाँ, फिर सर उसकी प्राइस बढ़ा के बेचते हैं। और उसके बाद में जिस तरह से नेसेसिटी होती है, जिस तरह से डिमांड होती है, मतलब 1 महीना देखेंगे, 2 महीना देखेंगे, 3 महीना देखेंगे, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, जब तक मार्केट के अंदर क्वालिटी अवेलेबल होती है, प्रोडक्ट अवेलेबल होती है, तब तक डिमांड नहीं होती है, इतनी डिमांड नहीं होती है, सबकी फुलफिल हो जाती है। जब जब स्कैरसिटी होगी, शॉर्टेज होगी, तो उस टाइम पे डिमांड बढ़ती जाएगी, और जितनी बढ़ती जाएगी उतने लोग डेस्परेट होते जाएंगे वो प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, ठीक है, जैसे कि ऑनियन गरीबों का खाना है, ठीक है, तो क्या होगा कि बीच में ऐसा हुआ था, ये रिलायंस कंपनी जो है, रिलायंस फ्रेश चल नहीं रहा था, उसको चलाने के लिए ये लॉबिंग किया था, आर्टिफिशियल लॉबिंग। तो इन लोगों ने क्या किया था, पूरा ऑनियन का जो पूरा था वो पूरा परचेज कर लिया 10 रुपीज पर केजी पे, सब कुछ, या तो मे बी 5 रुपीज पर केजी, ये तो मैं अप्रोक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर तो मुझे भी, मैंने सिर्फ पढ़ा था। तो पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन था वो पूरा खींच लिया और वेयर हाउस में डाल दिया, और उसके बाद में आर्टिफिशियल शॉर्टेज, 6 महीने तक ऑनियंस नहीं मिले थे, 6 महीने तक, और 6 महीने के बाद रिलायंस फ्रेश के अंदर ही 35 रुपए पर केजी ऑनियन बिकने शुरू हुए। अब सोचो, बंदे ने 5 रुपए पर केजी पे परचेज किए, 35 रुपए में बेचा, लोगों को पता भी चल गया कि रिलायंस फ्रेश करके कुछ नया खुला है जो वेजिटेबल्स बेचते हैं, ठीक है, उनके पास खुद का फार्म है, मतलब पब्लिसिटी भी हो गई, और साथ साथ वह कमाने का भी हो गया, 5 से 35 रुपए मार्जिन रेशियो, देख लो आप लोग। वही चीज ये जियो के नेटवर्क में भी किया इन लोगों ने, 1 साल तक मुफ्त में दिया, पर अपलोडिंग स्पीड हाई रखी, डाउनलोडिंग स्पीड कम रखी, मतलब खुद ने कमा लिया 1 साल में, और उसके बाद में 1 साल के बाद बोले कि 300 रुपए से प्लान शुरू होता है, ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट। ये सब बिजनेस पर्सन है, उल्लू बनाने में बहुत ही माहिर है, ठीक है, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम लोग। बाय बाय। बाय बाय सर। सर।